जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका। और बिहार कार्यालय परिचारिका एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसका एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं, वास्तव में ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न देने वाले हैं जो कि इस बार के हूबहू आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, सेम टू सेम आपकी एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। यह जो प्रश्न है बार बार आपकी एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वह आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। हैली राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर ऑप्शन में तो हैली राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो हम लोग क्या सही करेंगे? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हैली राष्ट्रीय उद्यान। मतलब पहले इसका जो नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान था, फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ को संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। जीव जंतुओं को संरक्षण करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जिसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। और आपके एग्जाम में ज्यादातर यही बोला देता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही ज्यादातर देता है। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। कौन सा जिला में है? नैनीताल जिला में है। और इसका स्थापना पूछ दे कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा उसका स्थापना आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। मतलब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? तो 1936 ईस्वी में बना था। इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ में स्थित है? नैनीताल में स्थित है। क्लियर है? यहां से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न करवा रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और काजीरंगा आपका कहाँ में होता है? असम में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं, कान्हा भी आपका कहाँ में हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभी हम आपको क्लियर किए, कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। रणथंभौर आपका कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। गिर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि इस मतलब मान लीजिए कि कभी ये वाला कान्हा वाला पूछ दिया तो कभी रणथंभौर वाला पूछ देता है। मतलब एक साल से वो साल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चारों ये इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। आपको कुछ याद हो या ना हो राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है यही चारों से ज्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है ना? और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना हुआ था 1936
ईस्वी में वो कहाँ में था? तो उत्तराखंड में था। अब बारी बारी से ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। गिर आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में। रणथंभौर आपका कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस गुरुजी हमको क्लियर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? संविधान से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और उसके अनुच्छेद से। जो देखिए हम लोग प्रश्न को कैसे पकड़ते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। जो बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है, मैंने पिछले साल के पेपर को देखा, तो जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है संविधान का, वो अनुच्छेद से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ये आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है, उसके तहत राष्ट्रपति शासन करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? उससे पहले हम आपको क्लियर कर दें, आपके पूरे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। इसी 395 अनुच्छेद पर आपका पूरा देश चलता है, इसी पर पूरा देश कंट्रोल करता है, ठीक है? तो यहीं पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 352 पूछ देगा, तो अनुच्छेद 352 क्या होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का घोषणा लगाया जा सकता है। आपके एग्जाम में पूछेगा आपातकाल का घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का घोषणा किया जाता है। याद रखिएगा आपातकाल का घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं। और आपके एग्जाम में पूछता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न छपता है, ठीक है? तो क्लियर हो गया। यहां से जो जो हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? कोई बता सकता है? आपातकाल से। जहां पर आपातकाल का नाम आ जाए, जहां पर आपातकाल का नाम आ जाए, याद रखिएगा अगर अनुच्छेद में पूछे मतलब आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352। अगर राष्ट्रपति की बात आ जाए तो अनुच्छेद 356। अगर 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर धारा या अनुच्छेद 370 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा, जिसे नरेंद्र मोदी ने धारा 370 लागू किया था, ये सभी को पता है, ठीक है? आपके भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान भारत में कितनी बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है? 3 बार। आपातकाल का घोषणा कितना बार हो चुका है? 3 बार। कब कब? ऐसे तो पूछेगा कि नहीं कब कब, लेकिन जान लीजिए पहला आपका हो जाएगा 1962 में पहली आपातकाल का घोषणा लगा तो हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 1971 ईस्वी में। दूसरा आपका कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। तीसरा आपका कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, ठीक है? पहला 1962 ईस्वी में, दूसरा 1971 ईस्वी में, तीसरा 1975 ईस्वी में। अब जान लेते हैं क्यों हुआ था। पहला जब हुआ था 1962 ईस्वी में, जब आपातकाल का घोषणा हुआ था, उस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था, इसलिए हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसलिए हुआ था। 1975 ईस्वी में पूरे देश में भूखमरी बढ़ गई थी, अशांति फैल गई थी, इसलिए 1975 ईस्वी में आपका आपातकाल का घोषणा किया गया था। क्लियर है? आगे आइए और आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट करके आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। आज का यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है? 3 नंबर आपका सवाल है जो कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के सीधे एग्जाम में छपेगा। अमृतसर समझौता, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जो अमृतसर समझौता है वह किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है 1984 ईस्वी में। अमृतसर समझौता कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। अब यहां से ही प्रश्न क्या क्या बनता है वो देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो आपका अमृतसर में ही हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था पूछेगा आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे चलिए
4 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में योजना आयोग का गठन। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब सभी कोई बच्चे देंगे। इसमें पहले हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पूरा टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 40 में कम से कम आप 25 के आसपास सही करने का पावर रखिए, दम रखिए कि हम 40 में से 25 सही कर देंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे 40 में से 25 क्वेश्चन को सही करते हैं, और लास्ट में हम जब 40 क्वेश्चन खत्म करेंगे तो आपका स्कोर पूछेंगे कि आपने कितना प्रश्न को सही किया। इसलिए सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में देते चलेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। हालांकि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को कर दिया गया था। ठीक है, और आपको जी जान लगाकर मेहनत करना, इस बार कैसे भी हो रिजल्ट हम लेंगे। ठीक है ना, आप और हम मिलकर इस बार रिजल्ट देंगे। ठीक है ना, तो दिन और रात लगा दीजिए। अब आपका एग्जाम का समय ज्यादा नहीं बचा। अप्रैल में आपका एग्जाम है। अप्रैल में आपका क्या है? बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम है। तो एकदम मेहनत से लगे रहिए, इस बार का रिजल्ट हमारा होगा। ठीक है, इसी के नाम पर आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास मिलेगा, जहां से आप रिवीजन डेली कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे और सुबह भी 7 बजे आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, आप अपने भैया पर विश्वास रखिए, इस बार का रिजल्ट हम देंगे। हम आपको डेली रिवीजन करवाएंगे, इसलिए चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक क्वेश्चन यहां से छपता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहले रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो आरबीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? आरबीआई बोलेंगे। इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। स्थापना 1935 ईस्वी में। यह क्या काम करता है? तो यह जो कागजी नोट रहता है उसको छापने का यह काम करता है। इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ देता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? मुंबई में हो जाता है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। और जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देते चलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? जरा फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 6 का बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। हालांकि ये प्रश्न मैं आपको ऊपर भी करवा दिया, भी नीति आयोग योजना आयोग वाला भी हम आपको करवाए ना, सेम वही प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। आपके नीति आयोग या योजना आयोग पूछ रहे, दोनों का अध्यक्ष आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। पहले नाम इसका योजना आयोग था, लेकिन इसका नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। तो नीति आयोग पूछे या योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे, दोनों का अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगर पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नाम क्या बताएंगे आप लोग? बताइए तो, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग कौन बताएंगे? बताइए तो कमेंट में फटाफट। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, तो प्रधानमंत्री कौन है उनका नाम बता देंगे। क्लियर है, आगे चलिए। 7 नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? याद रखिएगा, भारत में जो आपका पहली जनगणना हुआ है, भारत में जो पहली जनगणना हुआ है वो आपका हुआ है 1872 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना कब हुआ है? 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका भारत का पहला जनगणना
जनगणना हुआ था? आपकी एग्जाम में पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। जनगणना जो होता है वो कितने वर्षों पर होता है? तो हर एक 10 वर्षों पर होता है। ये तो पहली जनगणना पूछ दिया। अब आपके एग्जाम में कभी कभी अगर एग्जाम ना जो सवाल देता है उसका दिमाग इधर उधर होता है तो क्या सवाल पूछ देता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, पूछ देता है कि बिहार में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? बिहार में पूर्ण रूप से यानी पूरी अच्छी तरह से जनगणना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में भारत में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है बिहार कार्यालय परिचारी के लिए। ये वाला सवाल काफी इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका नारा कोई और देगा कि महात्मा गांधी जी ही देंगे? बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। उससे पहले जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आपको इसको अभी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, यह व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे मेरे तरफ से यानी हमारे तरफ से एक लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपका जुड़ने का प्रक्रिया, जो भी क्लास होगा आपको व्हाट्सएप पर डेली पता चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है। फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर इस क्लास को पहले पूरा देखिए, क्योंकि क्लास पहले इंपोर्टेंट है। मैसेज कीजिए ना कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पहले क्लास को पूरा देखिए। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा पूरी डेट आपको करवा दे रहे हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? नारा से एक प्रश्न फिक्स है, तो आप याद रखिएगा करो या मरो का नारा आपका किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? तो यही आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्लियर है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में छपेगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के 2 अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं? 2 अध्यक्ष होते हैं। एक आपका अस्थायी है और एक आपका क्या हो जाता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्लियर कीजिएगा, आपका संविधान सभा के 2 अध्यक्ष है। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष के अंदर कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। फिर से क्लियर कर लीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और अस्थायी की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। क्लियर है दोनों? ए और सी वाला दोनों को क्लियर कर लीजिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों को क्लियर कर लीजिए। अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फटाफट जवाब दीजिएगा। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? काफी इंपोर्टेंट है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का आपका लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है। यहां से प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा एक होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है? लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। और जो राज्यसभा के सदस्य रहता है उसका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। यहां से क्या आपको पता चला कि लोकसभा के अंतर्गत वार्ड आ गया, मुखिया आ गया, विधायक आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, ये सब का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। जो राज्यसभा के सदस्य रहता है, जो राज्यसभा में रहता है, उसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, बताएंगे आप लोग।
भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भी जवाब कमेंट में देते चलेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो में हम लोग को जीके, मैथ, हिंदी सभी को करना है, तो थोड़ा फास्ट फास्ट आप लोग भी जवाब देते चलेंगे, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। अगर फसल में बात करेगा तो गेहूं उत्पादन से है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है, या ऑप्शन में कभी कभी गेहूं दे देता है, तो आपको क्या सही कर लेना है? गेहूं। और इसका जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी श्वेत क्रांति पूछ देता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। और एक नीली क्रांति पूछा जाता है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। ये वाला प्रश्न भी पूछ ही लिया गया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, ये आपका मत्स्य पालन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध आपका किससे होगा? मत्स्य पालन से होगा। और श्वेत किससे होगा? दूध से होगा। फसल किसके अंतर्गत आएगा? तो फसल आपका हरित क्रांति के अंतर्गत है। और तेल वाला किससे हो जाएगा? ये पीली क्रांति से संबंध होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तेल उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेल उत्पादन से। 14 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची? याद रखिएगा, संविधान में टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 है। और टोटल अनुच्छेद की बात करेगा 395 है। अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितना है? 12 है, याद रखिएगा। 15 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? हम आपको सबसे पहले यही प्रश्न बताए थे कि योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था। कोई बच्चे बता सकते हैं योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? एक बच्चे का ऑप्शन आ रहा है सर 2015 होगा। ये बाबू योजना आयोग का 2015 में कैसे समाप्त कर दिया गया था? 2015 ईस्वी में तो नीति आयोग का स्थापना किया गया था ना, इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 2014 ईस्वी में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। हालांकि फिर इसी योजना का नाम चेंज करके नीति आयोग 2015 ईस्वी में फिर से इसका गठन कर दिया गया था, और इसका समाप्त 2014 ईस्वी में ही इसको कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न मैं आपको लाखों बार नहीं, कम से कम मान लीजिए 1000 बार तो बता ही चुका हूं, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जिसका एरिया की बात करेगा, टोटल क्षेत्रफल की बात करेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कौन है, तो याद रखिएगा कितना है? 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं। यह आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, पॉपुलेशन की दृष्टि से है सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत रत्न से एक यहाँ क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। आपकी एग्जाम में पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी में आपका भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? यानी जब भारत में पहला परमाणु बम बनाया गया था, उसका परीक्षण यानी जांच कहां किया गया था? आपकी एग्जाम में पूछेगा भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? याद रखिएगा, आपका पोखरण में किया गया था। कहां में किया गया था? पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? पोखरण में। अब पूछेगा पोखरण कहां में, आप पूछ दे किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान में हुआ था। कहां में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। भारत का
पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ में हुआ था? पोखरण में। पोखरण कहाँ में? राजस्थान में। अगर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कब हुआ था, भारत का जो पहला परमाणु प्रशिक्षण है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 मई 1974 ईस्वी को आपका भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे यस गुरुजी हमको क्लियर हो गया। और आप लोग बताइए यहाँ तक अभी तक आप लोग क्लास देखे हैं, आप लोग को क्लास में कुछ दिक्कत हो रहा है बताइए तो। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट में बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है ना, चलते हैं। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि जब संसद का बैठक होता है उसको कौन बुलाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बुलाता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर महोदय होते हैं वही संयुक्त सत्र बुलाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अगर हो सके तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर याद रहेगा तो अच्छा ही बात है। ठीक है, संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सवाल। आ गया ये। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको हम क्लियर कर दे, बंदरगाह। बंदरगाह आपके एग्जाम में सवाल यहां से पूछा जाता है। किसी बच्चे को अभी ये भी नहीं पता होगा कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह ये होता है जहां पर समुद्री जहाज का आवागमन होता है। मतलब सीधा का हम लोग समझिए कि एक जगह, मतलब मान लीजिए कि यहाँ समुद्री जहाज यहाँ का रुका और फिर यहाँ से सामान लादाकर गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बंदरगाह। और आपके एग्जाम में कभी कभी बंदरगाह को हम लोग जल पतन के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में नहीं दे देता है, जैसे मान लीजिए कि ये दे देगा भारत का सबसे बड़ा जल पतन कौन सा, आपको याद रहेगा फिर भी आप उसको सही नहीं करके आओगे। तो बंदरगाह को भी हम लोग क्या कहते हैं? जल पतन के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, एक बच्चे का आ रहा है विशाखापट्टनम, मानेंगे थपवा से विशाखापट्टनम होगा, बताइए तो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में छपेगा। यहां से एक प्रश्न अभी ही लिख लीजिए, यहां से एक प्रश्न आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। कहां में हुआ था? मुंबई में हुआ था। और वो जो दिन था, कभी कभी दिन भी पूछ लेता है, ऐसे तो दिन पूछेगा नहीं लेकिन हम बता देते हैं आपको, वो सोमवार का दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये तो डेट आपको क्लियर हो गया कि इसका स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। लेकिन पूछेगा कि किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये ओ ह्यूम ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? ये ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वर्नाक्यूलर फेस्ट एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर फेस्ट एक्ट किसने लागू किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कीजिएगा। वर्नाक्यूलर फेस्ट एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर फेस्ट एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। अब आपके एग्जाम में पूछेगा लॉर्ड रिपन ने यही वर्नाक्यूलर फेस्ट एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के बारे में जान जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में क्या किया था? बंगाल को विभाजन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में क्या किया था, या पूछा जाता है आपके एग्जाम में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? मतलब भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? जो माने भारत देश का जो संविधान है वह सबसे ज्यादा किस देश से प्रभावित है, किस देश से मिलता जुलता संविधान है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा भारत का संविधान मिलता है। ब्रिटेन का जो संविधान है और भारत का जो संविधान है उससे ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहां है? ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सार्क का मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा। याद हो गया? चलिए 25 नंबर आपका सवाल है। कमेंट में सारे प्रश्नों का जवाब देते जाइएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? कोई बच्चे बता सकते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। बिल्कुल राइट आंसर, ये दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। ऐसा ही जवाब आना चाहिए। और कभी कभी श्वेत क्रांति न लिखकर क्या दे देता है? ऑपरेशन फ्लड दे देता है। क्या दे देता है? ऑपरेशन फ्लड दे देता है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब आप लोग समझते हैं ना? श्वेत क्रांति, मान लीजिए कि कभी कभी श्वेत क्रांति न देकर आपका ऑपरेशन फ्लड दे देगा, तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। बाकी तो आपको क्लियर है, मछली वाला आपको बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में ऐसा एक सवाल कभी कभी देख लिया जाता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो याद रखिएगा भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहला है आपका कौन सा होता है? लोकसभा होता है। भारतीय संसद के 2 सदन, पहला है आपका लोकसभा और दूसरा कौन सा सभा होता है? राज्यसभा। यही 2 सदन आपका होता है, एक लोकसभा, एक दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में ऐसा एक सवाल पूछा जाता है, मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? यानी जो मंगल पर मार्स ऑर्बिट में जाने वाला जो पहला मंगलयान था उसको कब लॉन्च किया गया? प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना। क्या होता है? लॉन्च करना। उसको कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। अगर पूरी डेट की बात करें, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगलयान को लॉन्च किया गया था, मंगल पर भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी चंद्रयान 3 वाला भी पूछ लेता है, किसी बच्चे को पता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर 2023 ईस्वी में। अगले नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 28 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में दर्जा कब मिला था? 1992 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1992 ईस्वी में मिला था। किस संशोधन के तहत मिला था? तो जब 73वां संविधान में संशोधन किया जा रहा था, तब उस समय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में दर्जा मिला था। ठीक है, याद रखिएगा 1992 ईस्वी में 73वां संशोधन के दौरान मिला था। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है सर हीराकुंड होगा। हीराकुंड होगा, देख लीजिए एक बार, हीराकुंड होगा क्या? नहीं ना, हीराकुंड नहीं होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, जो कि कहां में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध आपका कहां में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना ये सबसे बड़ा बांध के अंतर्गत आता है। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका सतलज नदी पर है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर, और ये आपका कहां में है? ओडिशा में। याद रखिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न है आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, दोबारा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 30 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा पूरी डेट, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। 31 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में छपेगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। NH क्या है? 44, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। मतलब मान लीजिए कि श्रीनगर यहाँ है, तो जब जहां पर भारत का भूमि अंत होता है दक्षिण की ओर कन्याकुमारी पर, यहाँ के बाद भारत का सीमा खत्म हो जाता है, यहाँ से लेकर श्रीनगर तक है। मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आगे चलिए।
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? देखते हैं इस जवाब का मतलब इस सवाल का जवाब कितने बच्चे देते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान का क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है, भारत में प्रथम आम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में छपेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जो मेन है, जैसे में रीढ़ हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मेन रीढ़ कौन है जो कि पूरे देश को बढ़ाता है? क्या है बताइएगा कोई? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा फटाफट हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हिंदी बहुत सारा बाकी है। नीति आयोग, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? अभी हम आपको ऊपर क्लियर करवाए थे। 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था और 1950 ईस्वी में योजना आयोग का हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 36 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल है, राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? यानी राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को आप कभी भी भंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। 38 नंबर आपका सवाल है, कागज मुद्रा, कागज मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? कागज मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? बिल्कुल राइट आंसर, आरबीआई के पास होता है। किसके पास होता है? आरबीआई के पास कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है आपका कागज का मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। वित्त मंत्रालय के पास क्या होता है? एक सिक्का छापता है। वित्त मंत्रालय के पास क्या होता है? सिक्का छापने का अधिकार होता है। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। 39 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में छपेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 39 नंबर का जवाब आप लोग को देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है 29 अगस्त को आपको हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में आपको 2 अक्टूबर के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये सभी को क्लियर होना चाहिए। आपके एग्जाम में दिवस से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, एकदम रट जाना है। ठीक है, 14 नंबर चलते हैं। आज का जीके का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपका स्कोर पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है, तिरंगा झंडा का जो डिजाइन है, उसको किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। उसको किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए जीके में सबसे पहले अपना स्कोर बताएंगे सभी को। जो जो वीडियो यहां तक देख रहे हैं सभी कोई पहले अपना स्कोर बताएंगे। जीके में कितना प्रश्न आपने सही किया? 40 में से कितना प्रश्न आपने सही किया? कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। जीके में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ? ठीक है, किसी बच्चे का आ रहा है 30 हो गया सही। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अगर मेहनत करते हैं तो इस बार का रिजल्ट आपके नाम हम कर देंगे। ठीक है ना, मेहनत कीजिए, इस बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, बिहार कार्यालय परीक्षा में। चलिए फटाफट जवाब देंगे ईमानदारी पूर्वक जितना प्रश्नों को आप सही किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसको देख लेते हैं? हिंदी के 30 प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार कार्यालय परीक्षा में आने वाले हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। हुबहू ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आप लोग बताएंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। और यह किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर रामचरितमानस पूछ रहा, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में रामायण पूछा जाएगा, महाभारत पूछा जाएगा। ये सबके रचयिता, ये सबका लेखक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कमायनी, जो कमायनी है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। कमायनी ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कमायनी किसकी रचना है? कमायनी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जो कमायनी है आपका, वो किसका रचना है? कोई बच्चे बता सकते हैं? जयशंकर प्रसाद का है। कमायनी किसका रचना है? जयशंकर प्रसाद का रचना है कमायनी, जो कि छायावाद युग के कवि, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो छायावाद युग के कवि है। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? आधुनिक काल के। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में इस बार देखने को मिलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। गीता रहस्य, जो गीता रहस्य है उसका लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कोई बता सकते हैं गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाएंगे? एक आपका गीतांजलि रहता है, गीतांजलि। ये गीतांजलि पुस्तक है, तो वो पूछता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी गीतांजलि पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, तो गीता रहस्य के पूछेगा तो तिलक जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। 5 नंबर आपका सवाल है, मैथिली शरण गुप्त किस विद्या के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त जो है वह किस विद्या के कवि है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जो मिथिला शरण गुप्त है वह राष्ट्रवादी युग के कवि है। राष्ट्रवादी युग के कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 6 नंबर आपका सवाल है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा था? कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा था? याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, और हालांकि बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, थोड़ा फटाफट हम लोग हिंदी में करेंगे क्योंकि मैथ भी हम लोग को करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी। अंधा युग किस विद्या की रचना है? अंधा युग किस विद्या की रचना है? तो याद रखिएगा, नाटक रचना। अंधा युग किस विद्या का रचना है? नाटक का रचना। अंधा युग किस विद्या का रचना है? नाटक का रचना है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नीरजा किस कवित्री की रचना है? नीरजा, नीरजा जो एक पुस्तक है वो किस कवित्री की रचना है? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। नीरजा किस कवित्री की रचना है? महादेवी वर्मा का। आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपेगा, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मैथ भी अभी हम लोग का बचा हुआ है। रस के कितने प्रकार माने गए हैं? आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में, क्योंकि जवाब देने से आपको याद होगा। इसमें हिंदी के 30 प्रश्न बताएंगे तो फटाफट आप लोग जवाब देते जाएंगे। रस के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, रस के 9 प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। 10 नंबर आपका सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल एक उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिएगा, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल लिखा गया। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोदान उपन्यास के नायक कौन है? याद रखिएगा, होरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? होरी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? होरी। कौन है? होरी। होरी मतलब इसमें वो गोदान उपन्यास था ना, उसमें एक कहानी बना था, तो उसमें होरी जो था वह उसमें हीरो का रोल निभाया था। ठीक है, आगे चलिए
13 नंबर आपका सवाल है, कबीर किस भाषा के कवि थे? कबीर किस भाषा के कवि थे? याद रखिएगा, ये अवधी भाषा के कवि थे। कबीर किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के कवि थे। 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में छपेगा। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं थे? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पर कौन शामिल नहीं थे? तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं शामिल थे, बल्कि आपका रामधारी सिंह दिनकर, ये सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, निराला, ये सब आपका शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आपका शामिल नहीं थे। भारत की खोज किसकी रचना? भारत का खोज ये नहीं कि किसने किया था, किसकी रचना है। यह एक मान लीजिए कि पुस्तक लिखा गया भारत का खोज, उसका रचना किसने किया, उसको किसने लिखा है? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज का रचना किया था। ठीक है, आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? 16 नंबर आपका सवाल है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट कहा जाता है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट कहा जाता है। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में छपेगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? कोई बच्चे बता सकते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया गया था। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था, और इसका संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, 18 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? अभी ये वाला प्रश्न हम आपको ऊपर करवाए थे, गीतांजलि के लेखक कौन है? याद रखिएगा, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। हालांकि ऊपर लगता है कि यही प्रश्न आपको करवाए थे ना, तो याद रखिएगा, गीतांजलि वाला हम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी लगभग में लगता है कि बता दिए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है गीतांजलि। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता भी हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। वंदे मातरम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काका काले कर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? काका कालेलकर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, ये आपका जो हो जाएगा, ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है, लौह पुरुष की जीवनी किससे जुड़ा हुआ है? लौह पुरुष का जीवनी किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हालांकि ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये पटेल तो दिया है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा नाम लिखना चाहिए था। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 नंबर आपका सवाल है, पंचवटी किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है, पंचवटी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का रचना है। ठीक है, आगे चलिए। 22 नंबर आपका सवाल है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर आपका सवाल है, साकेत किस भाषा में लिखा गया? साकेत जो है वह किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखिएगा खड़ी बोली भाषा में। कौन सा भाषा में? खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। 24 नंबर आपका सवाल है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा किसकी कहानी है? याद रखिएगा, दो बैलों की जो कथा है यह किसकी कथा है? तो प्रेमचंद्र का कथा है। किसका कथा है? प्रेमचंद्र का कथा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है, नवगीत आंदोलन। नवगीत आंदोलन से कौन जुड़े थे? नवगीत आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जुड़े थे। नवगीत आंदोलन से कौन जुड़े थे? भवानी प्रसाद मिश्र जुड़े थे। अगला नंबर सवाल है, 26 नंबर सवाल है, रीतिकाल का मुख्य विषय क्या था? रीतिकाल का मुख्य विषय क्या था? याद रखिएगा, श्रृंगार था। मुख्य विषय क्या था? श्रृंगार था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे किस विद्या के लेखक नहीं थे? आगे किस विद्या के लेखक नहीं थे? ठीक है, तो देखिए, आगे जो थे से कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, लेकिन नाटककार नहीं थे। तो ये लेखक वो वाला नहीं थे, नाटककार। झांसी की रानी कविता किसने लिखा है? झांसी की रानी एक कविता है, रानी एक कविता है, इसको किसने लिखा था? सभी बच्चे को पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर आपका सवाल है, लोकगीत किस परंपरा से जुड़ा होता है? जो लोकगीत होता है वह किस परंपरा से जुड़ा हुआ था? तो जो लोकगीत रहता है वो ग्रामीण परंपरा से जुड़ा रहता है। कविता के प्रयोजन का निबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जो कविता का प्रयोजन है, निबंध किसका है? कविता का प्रयोजन निबंध किसका है? तो याद रखिएगा, ये आपका शुक्ल का हो जाएगा।
ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग हिंदी में अपना स्कोर बताइएगा, उसके बाद हम लोग मैथ को देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए मैथ को देख लीजिए। जैसा जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही सवाल हम आपको आज के इस वीडियो में मैथ में करवाने वाले हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया। यदि उनका लसाई 180 है तो दोनों संख्या क्या होगा? दोनों संख्या पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका 3 और 5 दिया है, 3 और कितना दिया है? 5 दिया है। इसका लसा दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180। और जब आपको पता है कि एलसीएम निकाला जाता है, नहीं लगता है, तो उसको गुना कर देते हैं। तो 3-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3-5 का एलसीएम 15 हो जाएगा और साथ में अनुपात है तो क्या लग जाएगा? x। 15 x बराबर 180। तो 15 से 180 कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 15 में 12 से गुना करेंगे 180। x का मान आपका कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये फिलहाल में आपका 3x और कितना है, मतलब अनुपात में रहता है तो उसको हम लोग x के रूप में लिखते हैं। तो 3x और कितना है? 5x है। तो 3x तो 3 गुना 12, तो मतलब 3 गुना 12 होगा तो कितना आएगा? 36। उसी प्रकार से 5x है तो 5 गुना 12 करेंगे तो 12×5 = 60। 36 और कितना आएगा? 60 आएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो ऑप्शन है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 320 है तो संख्या क्या है वो होगा? यदि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या करे तो संख्या को मान लेंगे x का 40%, तो 40 आपका क्या हो जाएगा? 100 बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। 40 से 320 कितना बार में कटेगा? 8 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा एक प्रश्न सोल्व करने में बहुत ऐसे टाइम लगता है, देख लीजिए। 3:4, 3:4 यानी 3/4 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अनुपात को कभी कभी हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। में कितनी संख्या जोड़ने पर, संख्या मतलब कितनी संख्या पूछा तो हम अपने मन से x दोनों में जोड़ देते हैं। कितनी संख्या जोड़ने में 5/6 हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस में 6x बराबर में 20 प्लस में कितना हो जाएगा? 5x। तो 6x इधर से 5x आएगा तो x बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो x है। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 में से 18 जाएगा तो 2। अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं तो सॉल्व करने का जगह नहीं तो हम आपको करवा देते। ठीक है, चलिए 5 ही क्वेश्चन इसमें मैथ का कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन गया है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 20% के छूट के बाद विक्रय मूल्य 800 हो जाता है, मतलब यदि कोई वस्तु है उसका 20% का छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य वो किताब 800 में मिल रहा है, तो उस पर का फिक्स प्राइस क्या था? अंकित मूल्य क्या था? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, जब भी अंकित मूल्य निकालना रहे सबसे पहले विक्रय मूल्य जितना रहे उतना लिख दीजिए। 800 प्रतिशत आपका कितना का होता है? 100 का होता है। बट्टा 20%। तो कोई भी चीज 100 में रहता है तो उसमें 20 करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा। देखिए तो मतलब मान लीजिए कि 10 बार में कट जाएगा। तो 10 गुना 100 होगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आज का यह आखिरी सवाल होने वाला है। एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन का गति क्या होगा? यदि एक ट्रेन को 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन का गति क्या होगा? मान लीजिए कि एक 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 12 सेकेंड में पार करते हैं तो गति निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है, तो गति निकालेंगे तो 120/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। अब 10 आ रहा है, 10 ये सेकेंड है तो सेकेंड है, ये मीटर में तो मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। ये 10 आपका क्या में आ गया? मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। आंसर कोचिंग में आपका दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किसमें हमको चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 में 10 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 में 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर सवाल आपका कैसा है ये वाला भी बता ही देते हैं, देख लीजिए। दो संख्याओं का HCF 12 है। दो संख्याओं का HCF कितना है? 12 है। मसा आपका कितना है? 12 है। और एलसीएम आपका कितना है? 360 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? ऐसे प्रश्न बनाने के लिए जब एलसीएम HCF दिया रहे और एक संख्या दिया रहे दूसरी संख्या पूछे तो इसका एक सूत्र होता है A गुना B। इसका एक सूत्र क्या होता है? A गुना B बराबर में एलसीएम गुना HCF। इसका एक फॉर्मूला होता है A गुना B बराबर में एलसीएम गुना क्या होता है? HCF होता है। A का मान आपका कितना है? याद रखिए
रखिएगा। ए का मान मतलब एक संख्या दिया है तो ए का मान 60 हो जाएगा। दूसरी संख्या यानी बी आपको निकालना है। एलसीएम आपका 360 दिया है, एचसीएफ आपका 12 दिया है। 60 से 360 कटेगा 6 बार में, बी बराबर निकालेगा तो 6 12 छक 72। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। 15 दिन में काम पूरा करता है तो एक व्यक्ति 15 दिन में काम को पूरा करता है तो 15 व्यक्ति वही कितना दिन में काम करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग काट कूट के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ब्याज निकालना है तो ब्याज आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका मूलधन दिया है तो 5,000 यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, गुना में 2 वर्ष, गुना में 7 बटा में 100। ऐसे कीजिएगा, 00 से 00, 7×9 = 14, 14×25 = 70, 70 हो जाएगा। 70 पे 1 0 यानी 700। यानी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में आपको बताता है पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है। पी गुना आर गुना टी बटा क्या होता है 100। यानी पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट यानी जो दर दिया, और टी मतलब क्या होता है टाइम, बटा में 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप स्लाइड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड आपका बहुत सारा बच्चा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 150 है तो संख्या क्या होगा, कोई इसका जवाब दे सकते हैं। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 150 है तो संख्या क्या होगा, इसका जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। अगर आप यहां तक क्वेश्चन देख लें और यह प्रश्न आपको पहले भी बता दिए तो इसका जवाब आप लोग को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन बच्चे वीडियो को देखे हैं। ठीक है, इसका जवाब बनाकर कॉपी पर, या अगर ऐसे ही बना देते हैं तो आप इसका आंसर इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो क्लास का पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर ही एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सभी को पता है, आराम से बना लेंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए और जाते जाते अपने दोस्तों के पास एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।